all enzymes are protein but not all proteins are enzymes। तो बेसिकली ये जो है हमारा जनरल रूल है, ठीक है। जितने भी आपके पास एंजाइम्स होंगे वो प्रोटीन होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब प्रोटीन्स एंजाइम्स हो। हार्मोन्स आ जाते हैं, ठीक है। हार्मोन्स में कौन कौन से आ जाते हैं? प्रोटीन्स जो कि बेसिकली हमारा जो है वो हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं फंक्शनल प्रॉपर्टीज में, जो है हमने इनको क्लासिफाई कर लिया। अब थर्ड जो कैटेगरी है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये जो है मोस्ट रिलायबल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और इनको हम फर्दर जो है वो 3 डिफरेंट क्लासेस में आप इनको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। जिसमें सिंपल प्रोटीन्स आ जाएंगी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आ जाएंगी और डिराइव प्रोटीन्स आ जाएंगी। सिंपल प्रोटीन्स में आप देखेंगे फर्दर प्रोटीन्स जो है जिनको आप हाइड्रोलाइज करें वो अमाइनो एसिड यील्ड करें, ठीक है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में आप क्या होगा, बेसिकली इसकी डेफिनेशन सिंपल ही है। सिंपल प्रोटीन्स में आपको सिर्फ अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में आपको अमाइनो एसिड्स के साथ आपको नॉन प्रोटीन ग्रुप भी मिलेंगे, ठीक है, जिसको आप प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहेंगे, ठीक है। उस उनके स्ट्रक्चर में क्या होगा, अमाइनो एसिड के साथ साथ आपको नॉन प्रोटीन ग्रुप भी मिलेंगे, ठीक है। डिराइव प्रोटीन्स में जो होगा वो आप इसमें जो है वो फर्दर प्रोटीन के फर्दर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि सिंपल प्रोटीन्स को जब आप हाइड्रोलाइज करो तो आपको अमाइनो एसिड मिलेंगे, ठीक है, जो उनका पेरेंट स्ट्रक्चर है। बेसिकली हाइड्रोलिसिस से क्या होगा कि जिन मॉलिक्यूल से, जिस स्ट्रक्चर से वो कंपाउंड डिराइव हुआ है, तो बेसिकली आपको वो पेरेंट ग्रुप्स मिल जाएंगे, पेरेंट मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में आपको क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड्स के साथ साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप। डिराइव प्रोटीन्स क्या है, ये जो है नेटिव प्रोटीन कहते हैं, जो आपकी सिंपल जो प्रोटीन होती है, ठीक है, उसको आप फर्दर उसके ऊपर फोर्सेस, फिजिकल फोर्सेस, केमिकल फोर्सेस या हीट अप्लाई करें तो जो आपको फर्दर प्रोटीन्स मिलेंगी उनको आप कहते हैं वो डिराइव प्रोटीन्स है, ठीक है, जो सिंपली आगे डिराइव्ड होती हैं। सिंपल प्रोटीन्स को फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटीज और हीट कोगुबिलिटीज में, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज बेसिकली प्रोटीन के साइज और शेप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो मेजर इसकी सब क्लासेस में आपके पास आते हैं प्रोटामीन्स आते हैं, हिस्टोन्स आती हैं, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, ग्लाइडिन्स जिसको आप प्रोलामीन्स भी कहेंगे, ग्लूटिलिन्स, स्क्लेरोप्रोटीन्स और एल्ब्यूमिनाइड्स, ठीक है। इसमें आपके पास केराटिन, कोलाजन और इलास्टिन्स आ जाते हैं। पहले हम देखेंगे प्रोटामीन्स को। प्रोटामीन्स जो है वो साइज पे बात करें तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स और अल्कलीज में भी, इसके अलावा डाइल्यूट अमोनिया में भी। तो बेसिकली इसमें हमने फर्दर जो हम सब क्लासेस देख रहे हैं इसमें हमने आप बेसिकली साइज देखना है, सॉल्युबिलिटी देखनी है और इसके अलावा जो है हमने इनका हीट कोगुबिलिटीज भी देखनी है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटामीन्स जो है वो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, डाइल्यूट एसिड्स, अल्कलीज और अमोनिया और वाटर में जो है सॉल्युबल होती हैं, नॉन कोगुबल बाय हीट। इसका क्या मतलब होता है कि जब आप उनको हीट करोगे तो वो कोगुबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम अंडा लेते हैं, ठीक है, उसको हम फ्राई करते हैं, उसको हम हीट देते हैं या उसे हम बॉईल भी करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो हार्ड शेप में आ जाती है, कोगुबल हो जाती है, मतलब, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो फ्राई जब होता है तो वो एक आपको लिक्विड शेप से आपको हार्ड शेप में मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनमें सिस्टीन अमाइनो एसिड नहीं होता, ट्रिप्टोफैन भी नहीं होता और टायरोसिन भी नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली ये सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन में डेफिशिएंट है, आर्जिनिन में रिच है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच इनकी 7.4 है और ये बेसिक प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इनकी एग्जांपल में आपके पास आ जाते हैं सल्मीन, सार्डिनिन, ये बेसिकली नाम्स है, नाम है। और इसके अलावा स्पर्म्स और टेस्टिस जो है उसमें मिलते हैं। ये क्रिप्टिनिन जो है तो बेसिकली ये फिश के स्पर्म्स होते हैं और टेस्टिस, तो बेसिकली इनमें आपको प्रोटामीन्स मिलेंगे। हिस्टोन्स पे आ जाए, हिस्टोन्स जो है वो बेसिक प्रोटीन्स है, ठीक है।
इसके अंदर आपको अर्जिनिन और हिस्टीडीन दोनों मिलेंगे। ये बेसिकली हमने पीछे अमाइनो एसिड का देखी थी क्लासिफिकेशन, कौन से एसिडिक अमाइनो एसिड थे, कौन से बेसिक अमाइनो एसिड थे। जो अमाइनो एसिड रिच होंगे किसी प्रोटीन में, वो ही उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी को जो है वो डिफाइन करेंगे। ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर, डाइल्यूट एसिड्स एंड साल्ट सॉल्यूशन। अमोनिया में इनसॉल्युबल होती हैं हिस्टोन्स। ठीक है। और ये जो है हीट पे कोगुलेट भी नहीं होती रेडिली। दे फॉर्म कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स विद न्यूक्लिक एसिड एंड पोरफायरिन्स। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं? हमारे पास डीएनए होता है और आरएनए होता है। तो बेसिकली डीएनए में क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी। ठीक है। इनका क्या काम है कि जब डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होगी तो उसमें जो है वो आपके पास एक टेम्पलेट किसे कहेंगे कि आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल से आपने फर्दर जो है आगे उसकी जो है वो आरएनए की सिंथेसिस करनी है। तो बेसिकली जो एक्ट एज ए टेम्पलेट जो है टेम्पलेट एक्टिविटी में जो है वो रिप्रेसर एक्ट करेंगे। रिप्रेस मतलब दबाना। ठीक है। The protein part of hemoglobin, globin, is an atypical histone having predominance of histidine and lysine instead of arginine. ठीक है। एक एक्सेप्शन है कि हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन्स हैं उसके अंदर आपको हिस्टिडीन की जगह हिस्टिडीन और लाइसिन मिलेगा इंस्टेड ऑफ आर्जिनिन। ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसकी एग्जांपल में न्यूक्लियर हिस्टोन्स आ जाएंगी, क्रोमोसोमल न्यूक्लियर प्रोटीन्स और हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट आ जाएगा। एल्ब्यूमिन्स में आ जाए, एल्ब्यूमिन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकली भी। These are proteins which are soluble in water and dilute salt solutions. They are coagulable by heat and are changed to products that are insoluble in water and solutions of salt. ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पीछे हमने प्रोटामीन्स देखे हैं, वो जो है वो नॉन कोगुलेबल है। ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो हिस्टोन्स देखी हैं, वो कोगुलेबल हैं बट नॉट रेडिली। ठीक है। और एल्ब्यूमिन जो है वो हीट कोगुलेबल है। ठीक है। तो बेसिकली ये सॉल्युबल वाटर में और सॉल्ट सॉल्यूशंस में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है। एल्ब्यूमिन्स जो है मे बी प्रेसिपिटेटेड ऑफ ए सॉल्यूशन बाय सैचुरेटिंग द सॉल्यूशन विद अमोनियम सल्फेट। किसी सॉल्यूशन में आप अगर किसी एक सॉल्यूशन में एल्ब्यूमिन मौजूद है, उसमें आप अमोनियम सल्फेट का जो है वो डालेंगे तो क्या होगा कि तो बेसिकली सैचुरेशन सॉल्टेड आउट मतलब अलग हो जाएंगे। एल्ब्यूमिन्स हैव लो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऑफ 4.7 और ये एसिडिक प्रोटीन है। ठीक है। एट द पीएच 7.4 जो कि न्यूट्रल पीएच है। ठीक है। इसमें ग्लाइसिन नहीं होता। इसकी एग्जांपल में आपके पास एनिमल सोर्स भी आ जाएंगे, प्लांट सोर्स भी आ जाएगा। प्लांट सोर्स में आपके पास लेग्यूमिनिन इन लेग्यूम्स और पल्सेस। ठीक है। ल्यूकोसिन इन सीरियल्स, जो हमारा अनाज है उसमें आपको ल्यूकोसिन के तौर पे आपको मिलेगी। एनिमल सोर्स में ओवल एल्ब्यूमिन इन एग, लेक्ट एल्ब्यूमिन इन मिल्क। अच्छा, अब एक आपको मैं इस पे क्लिनिकल पॉइंट बताना चाहूंगी कि बेसिकली आपके पास पेशेंट आते हैं कि उनके पाँव सूजे होते हैं, उनका पेट सूजा होता है या उनके जिस्म पे सूजन होती है और उनका हेपेटाइटिस सी होता है। तो बेसिकली जो हेपेटाइटिस सी की लास्ट स्टेज है उस पे क्या होता है कि आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं कि आपका पेट फूल जाता है, आपका जो है वो पाँव सूज जाते हैं। तो उसमें आप बेसिकली एक लैब टेस्ट करवाते हो जिसमें आप सीरम एल्ब्यूमिन चेक करते हो। ठीक है। अगर वो 3.0 से कम होगी, ठीक है, दैट इज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में 3.0 से कम एल्ब्यूमिन हैं तो आप डेफिशिएंट हो। उन पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि आप जो है अंडे की सफेदियां खाएं। ठीक है। इसके अलावा जो है एल्ब्यूमिन आपको इंजेक्टेबल फॉर्म्स में भी मिलती हैं, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि हर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। 7-8 थाउजेंड की आपको एक ड्रिप कॉस्ट पड़ती है। ठीक है। तो बेसिकली ऐसे पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि आप डाइट में जो है वो एग वाइट लें। ठीक है। क्योंकि एग वाइट्स आर रिच इन एल्ब्यूमिन। आगे आ जाते हैं ग्लोबुलिन्स की तरफ। ठीक है। ग्लोबुलिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये डिफरेंस आ जाता है एल्ब्यूमिन्स और ग्लोबुलिन्स में। बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। लेकिन ग्लोबुलिन्स जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशंस में जो है वो सॉल्युबल है, जबकि एल्ब्यूमिन नहीं है। दे आर आल्सो हीट कोगुलेबल। ठीक है। इसके अलावा जो है पीछे हमने अमोनियम क्लोराइड देखा था, उसके सोल्यूशन से जो है वो सॉल्टेड और प्रेसिपिटेटेड हो जाती है। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है कि जो थिक सी फॉर्म नीचे बैठ जाती है। अक्सर आप पानी लें उसमें इम्प्योरिटीज हो तो वो नीचे बैठ जाती है। तो ये स्नैरियो है इसका कि जब आप उसमें सोडियम क्लोराइड डालें यानी कि नमक डालें तो वो क्या होगी, वो प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएगी। ठीक है।
ग्लोबुलिन्स बाइंड विद हीम, ठीक है। हीम के साथ बाइंड करेगी तो हीमोपैक्सिन आपके पास प्रोटीन बनेगी, ठीक है। मेटल्स के साथ बाइंड करेगी ट्रांसपेरिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरिन हमारी जो है प्रोटीन है जो कि आयरन की ट्रांसपोर्ट में, आयरन क्या है, एक मेटल है, ठीक है। हमारी बॉडी में ट्रांसपेरिन जो है वो आयरन की ट्रांसपोर्ट में जो है वो काम करती है, ठीक है। हीम जो है, हीम के साथ ग्लोबुलिन्स बाइंड करेंगी तो हीमोपैक्सिन। इसके अलावा सिरोलोप्लाज्मिन, ठीक है, कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन है, कॉपर भी मेटल है। और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ आ जाए तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो जाएगी, ठीक है। अब ओवोग्लोबुलिन इन एग्स, लैक्टोग्लोबुलिन इन मिल्क और लेग्यूमिन इन लेग्यूम्स, ठीक है। तो बेसिकली ये एग्जांपल है ग्लोबुलिन की। अब एग में देखें ओवल एल्ब्यूमिन भी है और ओवोग्लोबुलिन भी है। तो एग्स जो है वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आगे आ जाते हैं प्रोलामीन्स या ग्लाइडेंस की तरफ, ठीक है। तो ये बेसिकली अल्कोहल सॉल्युबल प्लांट प्रोटीन्स हैं, वाटर में इनसॉल्युबल है, सॉल्ट सोल्यूशन में भी इनसॉल्युबल है। और एब्सोल्यूट अल्कोहल जिसको आप प्योर अल्कोहल कहते हैं उसमें जो है वो इनसॉल्युबल है। लेकिन ये 50 to 80% इथानॉल में सॉल्युबल होते हैं। दे आर वेरी रिच इन प्रोलीन बट पुअर इन लाइसिन, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी ग्लाइडेंस? ये आपको वीट में मिलेंगी, बार्ले में मिलेंगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं ग्लूटिलिन्स, ठीक है। ये भी प्लांट प्रोटीन्स है, वाटर में इनसॉल्युबल है, न्यूट्रल सॉल्ट सोल्यूशन में भी इनसॉल्युबल है, लेकिन डाइल्यूट एसिड्स और अल्कलीज में सॉल्युबल है। इनमें आपको ग्लूटामिक एसिड रिच मिलेगा, ठीक है। तो ये बताने का मकसद क्या है, बेसिकली आपके न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एल्ब्यूमिन की, ठीक है, कि बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिस सर्टेन अमाइनो एसिड्स की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल्स दी हुई हैं तो आपने ये याद रखना है कि फर्दर जो है आप पेशेंट को क्या एडवाइस कर सकते हो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी या अमाइनो एसिड की कोई डेफिशिएंसी है तो आप कौन सी जो है वो डाइट उनको एडवाइस कर सकते हो, ठीक है। राइस में जो है वो ग्लूटिलिन्स होते हैं, ठीक है, और वीट में भी होते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं स्क्लेरोप्रोटीन्स या एल्ब्यूमिनॉइड्स, ठीक है। ये फाइब्रस प्रोटीन्स है विद ग्रेट स्टेबिलिटी एंड वेरी लो सॉल्युबिलिटी एंड फॉर्म द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये बहुत टफ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि इसमें आपको केराटिन्स मिलेंगी, ठीक है। नेल्स में भी केराटिन्स होते हैं, नेल्स कितने हार्ड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये फाइब्रस प्रोटीन है और ये बहुत ही स्टेबल प्रोटीन्स होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स में फर्दर आपको मिलेंगी केराटिन्स, कोलाजेंस और इलास्टिन्स। केराटिन्स की तरफ आते हैं, ठीक है। केराटिन्स आपको किस में मिलेंगी, जैसे कि सींगों में आपको मिल सकती हैं, कोई हिरन है उसका सींग है, किसी बकरी का सींग है, ठीक है। और जो भी जितने भी हॉर्न्स होते हैं, ठीक है, हॉर्न बेसिकली सींग को कहते हैं, ठीक है। सींग के अंदर एनिमल्स के अंदर आपको जो है वो केराटिन्स मिलेंगी। हेयर के अंदर आपको केराटिन मिलेगी, नेल्स के अंदर आपको मिलेगी। अब हेयर के अंदर जो है वो केराटिन आपने अक्सर सुना होगा, आजकल पे लड़कियों ने, एक होती है, लड़कों ने भी सुना होगा, केराटिन ट्रीटमेंट होती है हेयर की। तो बेसिकली केराटिन जो है वो कंपोनेंट जो है वो हेयर और नेल्स का है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोटीन ट्रीटमेंट आप करवाते हैं ताकि आपके बाल मजबूत हो जाए, ठीक है। इसके अलावा वूल में, हूफ्स में और फेदर्स में। हूफ्स बेसिकली क्या होते हैं, वो जो जानवरों के पाँव के नीचे वो होता है ना, उसको कहते हैं बेसिकली हूफ, ठीक है। इसके अलावा फेदर्स में भी, परों में भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एनिमल्स और एनिमल्स में से जो है और ह्यूमन में जो है वो आपको हेयर नेल्स की फॉर्म में मिलेंगे। अच्छा, हार्ड केराटिन ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड अमाइनो एसिड्स हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, ठीक है। बेसिकली ये तीन अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। और इनकी रेशो क्या होगी, अगर रेशो क्या होगी, 1:4:12, यानी आर्जिनिन जो है वो अबंडेंट है केराटिन्स में, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्ट केराटिन होती है जिसको आप सूडो केराटिन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन में होती है, ठीक है। जहाँ पे आपकी स्किन आपको मोटी मिलेगी, सख्त मिलेगी, वहां पे केराटिन जो है वो अबंडेंट होगी, ठीक है। अपने आप हील्स हील्स को देख लें, हील्स आपकी हार्ड होती हैं बनिस्बत बाकी स्किन। फेस की स्किन को ले लें, आप अपने पाम्स की स्किन को ले लें, ठीक है। तो बेसिकली देखिए पाम्स जो है वो सख्त होते हैं तो इनमें जो है वो केराटिन की लेयर ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा न्यूरो केराटिन होती है, ठीक है।
इसमें अमीनो एसिड किस रेशो में होते हैं? यही सिस्टीन, लाइसिन और अर्जिनिन 1:2:2। ह्यूमन हेयर हैज हायर कंटेंट ऑफ सिस्टीन देन दैट ऑफ अदर स्पीशीज इज कॉल्ड अल्फा केराटिन। ठीक है, ह्यूमन हेयर में बेसिकली जो है वो कौन सा अमीनो एसिड अबंडेंट होगा? सिस्टीन होगा, उसको आप कहेंगे अल्फा केराटिन। बीटा कैरोटीन जो है उनमें सिस्टीन नहीं होता, वो डेफिशिएंट होते हैं सिस्टीन में। उनमें आपको ग्लाइसिन और एलानिन अमीनो एसिड मिलेगा। ठीक है, ये आपको किस में मिलेगा? ये आपको स्पाइडर वेब में मिलेगा, सिल्क जो कीड़ा होता है जो सिल्क बनाता है, ठीक है, उसके अंदर आपको बीटा कैरोटीन मिलेंगी। ठीक है, और रेप्टाइल्स जो होते हैं, जो हशरात होते हैं, उनके जो स्केल्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो आपको है वो बीटा कैरोटीन मिलेंगी। ठीक है, और डाटा डेफिशिएंट इन सिस्टीन। आगे आते हैं कोलाजन की तरफ। कोलाजन जो है वो प्रोटीन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में होता है, बोन्स में होता है। ठीक है, बोन्स में किस तरह होता है? लॉन्ग थिंग और पार्शली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक है, इनसॉल्युबल होता है इन ऑल न्यूट्रल सॉल्वेंट्स। ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू टफ हार्ड सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विद टैनिक एसिड। ठीक है, जब आप इसको टैनिक एसिड से ट्रीट करो तो आपको ये सब्सटेंस हार्ड और टफ सब्सटेंस की फॉर्म में मिलेगी। दिस इज द बेसिक ऑफ द टैनिंग प्रोसेस। Collagen can be easily converted into gelatin by boiling by splitting of some amino acids. ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी है इसकी। इसकी एक एग्जांपल में आपके पास जिलाटिन आ जाता है। जिलाटिन जो है वो बेसिकली आप फूड्स में भी यूज करते हो, जो आप केक वगैरह बनाते हो उसके अंदर वो जो मिरर केक होता है उसके अंदर आप जिलाटिन यूज करते हो। ठीक है, ये हाईली सॉल्युबल और इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इट फॉर्म्स एज जेल ऑन कूलिंग एंड इज प्रोवाइडेड एज डाइट फॉर invalids and convalescents. ठीक है, it is not a complete protein as it lacks amino acid tryptophan which is an essential amino acid. उस प्रोटीन जिसमें आपको एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं मिलेगा तो बेसिकली वो जो है उसको आप कंप्लीट प्रोटीन नहीं कहेंगे। ठीक है, आपकी डाइट में एसेंशियल अमीनो एसिड्स का होना जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी एसेंशियल अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो कंप्लीट प्रोटीन डाइट है उसमें तमाम एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों। इलास्टिन्स की तरफ आते हैं। इलास्टिन्स जो है वो बेसिकली येलो इलास्टिक फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं। लिगामेंट्स और टेंडन बेसिकली मसल्स के तीन पार्ट होते हैं। एक उसकी बेली होती है जो फ्लैशी पार्ट होता है जिसको आप गोश्त कहते हो। ठीक है, वो जो है उसको कहते हैं बेली। ठीक है, इसके अलावा लिगामेंट्स होते हैं और टेंडन्स होते हैं। लिगामेंट्स और टेंडन का क्या काम है? एक जो है एक मसल्स को बोन के साथ अटैच करना और उसकी मूवमेंट कराना। ठीक है, एक मोबाइल पार्ट होता है और एक इमोबाइल पार्ट होता है। ठीक है, टेंडेंट जो है वो टफ होता है। ठीक है, तो बेसिकली लिगामेंट्स जो है वो कनेक्ट करते हैं मसल को बोन के साथ। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स होते हैं। तो इलास्टिन जो है वो मोस्ट अबंडेंटली आपको इसमें मिलेंगी। दे आर रिच इन नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। ठीक है, they do not contain cysteine, methionine, 5-hydroxylysine and histidine. They are formed in large amount in the uterus during pregnancy. ठीक है, तो बेसिकली इलास्टिन में बहुत इलास्टिसिटी होती है। तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जब फीटस जैसे जैसे फीटस ग्रो करता है तो यूट्रस को फीटस की ग्रोथ के मुताबिक यूट्रस एक्सपैंड करता है। बहुत स्मॉल साइज होता है यूट्रस का। जब उसमें फीटस आता है और वो एक्सपैंड करता है तो बेसिकली वो कौन सी प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है उसकी एक्सपेंशन के लिए? वो है इलास्टिन। ठीक है, इलास्टेज एंजाइम है पैंक्रियाटिक टिश्यू में जो इसको हाइड्रोलाइज करेगा। ठीक है, इसकी ब्रेक डाउन करेगा। आगे आ जाते हैं, ये सिंपल प्रोटीन्स हमने देख ली हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आपने साइज, सॉल्युबिलिटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज। सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन्स में आपने उसकी फर्दर सब क्लासेस देखी हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की तरफ आते हैं। दे आर कंबाइंड विद अ नॉन प्रोटीन ग्रुप कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, प्रोटीन पार्ट को आप क्या कहेंगे? एपोप्रोटीन कहेंगे और एंटायर मॉलिक्यूल को आप कहेंगे होलो प्रोटीन। ठीक है, मतलब क्या है कि कंजुगेटेड प्रोटीन्स को ऑन द होल आप क्या कहेंगे? होलो प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, और उसके अंदर जो स्पेसिफिकली प्रोटीन पार्ट हो गया उसको आप कहेंगे एपोप्रोटीन है वो। इसमें फर्दर आप सब क्लासिफाई करेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन्स को। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स में आ जाएंगी आपके पास डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोप्रोटीन्स में जो है आपको बेसिक प्रोटीन्स मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि प्रोटामीन। देखिए, अब इसमें फर्दर जो हमने सिंपल प्रोटीन्स देखी हैं वो फर्दर आगे मिल के जो है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बनाएंगे। इसमें आपको प्रोटामीन्स या हिस्टोन्स मिलेंगी विद न्यूक्लिक एसिड एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो बेसिकली एपोप्रोटीन पार्ट आपका कौन सा होगा? प्रोटामीन होगा और हिस्टोन होगा।
और जो होलो प्रोटीन होगा उसमें प्रोटामीन हिस्टोन के साथ आपको न्यूक्लिक एसिड्स भी मिलेंगे। तो बेसिकली ये सेल के न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियोप्रोटीन्स मिलेंगी और क्रोमाटिन बनाएंगी ये मिलके, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आपको प्लांट्स में मिलेंगी, ठीक है। थाइमस, थाइमस क्या होता है? थाइमस हमारा एक ग्लैंड है, ठीक है, जो कि बचपन में हम जो है वो हमारे मीडियस्टाइनम में होता है थाइमस, ठीक है। इसके अलावा स्पर्म्स में आपको मिलेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन्स या जो भी ग्लैंडुलर ऑर्गन्स है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोप्रोटीन्स में आपको क्या मिलेगा? डीएनए एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप बनेगा, ठीक है। प्रोटामीन्स और हिस्टोन्स के साथ आपको डीएनए मिलेगा तो वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनेगी। और अगर उसके साथ आपको आरएनए एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलेगा तो आप उसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहेंगे। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई होता है, उसके अंदर जो है वो आरएनए आपको मिलेगा। इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। सेल के ऑर्गेनेलिज आपने मे बी फिजियोलॉजी में पढ़े हों, उसके अंदर जो है आपको राइबोसोम एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, उसके अंदर आपको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स मिलेगी, आरएनए मिलेगा। म्यूकोप्रोटीन्स या म्यूकॉइड्स, म्यूकोप्रोटीन जो है वो सिंपल प्रोटीन्स के साथ आपको म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, जब आपको मिलेंगे। म्यूकोपॉलीसेकेराइड में क्या आते हैं? हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट आते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब आपको पढ़ाए थे तो उसके अंदर इनका जिक्र आया था, ठीक है। बेसिकली म्यूकोप्रोटीन्स में आपको सिंपल प्रोटीन्स के साथ क्या मिलेंगे? म्यूकोपॉलीसेकेराइड मिलेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज मिल जाएंगे आपको। ग्लाइकोप्रोटीन्स की तरफ आप आए, एज नेम इंडिकेट्स, इनमें प्रोटीन के साथ आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मॉइटी एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। अब कार्ल मेयर है, उसने क्या सजेस्ट किया था? दीज प्रोटीन्स कैरी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेस देन 4%, सच एज सीरम एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या आएगी? म्यूसिन्स आएंगी, इम्यूनोग्लोबुलिन, कॉम्प्लीमेंट्स और मैनी एंजाइम्स। कॉम्प्लीमेंट्स बेसिकली क्या होता है? ये आपकी इम्यूनिटी या जब बैक्टीरिया आ जाए तो हमारा जो सिस्टम एक्ट करता है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको मैनोज मिलेगा एज ए कार्बोहाइड्रेट मॉइटी, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, जाइलोज, आर्बिनोज और आर्बिनोज वगैरह मिलेंगे, ठीक है। आगे आ जाती है क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। इसमें क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोमोप्रोटीन्स में आपको क्या मिलेंगे? कलर सब्सटेंसेस एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास आ जाती हैं हीमोप्रोटीन्स आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि उसमें आपको हीम एज प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलेगा, ठीक है। इसकी रेड कलर पिगमेंटेशन होगी, ठीक है। क्यों हमारा ब्लड रेड होता है? ठीक है, वो बेसिकली हीमोप्रोटीन्स की वजह से होता है और उसके अंदर हीम होती है जिसका कलर जो है वो रेड होता है, ठीक है। साइटोक्रोम्स एक एग्जांपल है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स में ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कैटालेज है, ठीक है। ये क्या करता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज करता है, पर ऑक्सीडेज, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्रोमोप्रोटीन की। आगे आ जाती है फॉस्फोप्रोटीन्स। हर प्रोटीन का पता चल रहा है कि उसमें आपको कौन सा ग्रुप एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन के साथ फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, ठीक है। लेकिन नॉट द फॉस्फेट कंटेनिंग सब्सटेंसेस सच एज न्यूक्लिक एसिड एंड फॉस्फोलिपिड्स। इसके अंदर आपके पास आ जाती है कैसीन और ओवोवाइटिलीन, ठीक है। दो एग्जांपल्स हैं फॉस्फोप्रोटीन की, ठीक है। ये मिल्क में होंगी, एग योक में होंगी, ठीक है। कैसीन जो है वो आपको क्या मिलेगी? मिल्क में मिलेंगी। तो बेसिकली कैसीन जो है वो प्रोटीन है जो मिल्क में मिलती है और ये आपकी स्लीप को इम्प्रूव करती है। तो बेसिकली जब आप मिल्क को जो है वो ल्यूक वार्म करते हैं, यानी कोसा कोसा गर्म करके जब आप पीते हैं तो रात को पिए तो उससे आपकी स्लीप इम्प्रूव होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ओवोविटामिन आपको मिलेगी एग योक में, ठीक है। इसमें आपको 1% फॉस्फोरस मिलेगा। लाइपोप्रोटीन्स की तरफ आए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप आपको मिलेंगी, ठीक है। मेटेलोप्रोटीन्स की तरफ आए, दे कंटेन अ मेटल आयन एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर आपको आयरन, ठीक है, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, ठीक है, और ये कोबाल्ट है, सॉरी कॉपर, ये कोबाल्ट है CO, और मैग्नीशियम, ये आपको एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलेगी। एग्जांपल्स में क्या आएगा? फेरेटिन आ जाएगा, इसमें आयरन होगी, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स में आपको कौन सा जो है वो मेटल मिलेगा? जिंक मिलेगा, ठीक है। सिरोलोप्लाज्मिन जो है वो कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन है, इसके अंदर आपको कॉपर मिलेगी, ठीक है।
तो बेसिकली दीज आर मेटालोप्रोटीन। आगे आते हैं डिराइव प्रोटीन की तरफ। इस तरह आप डिवाइड करेंगे प्राइमरी डिराइव प्रोटीन और सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन। ठीक हो क्या? इसके अलावा ये जो है ये सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो है उनसे मिलके बनेगी। ठीक है, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड क्लास ऑफ प्रोटीन्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। ठीक है, प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स में आपकी आ जाती हैं डीनेचर्ड या कोगुलेटेड प्रोटीन्स आ जाती हैं। तो बेसिकली अंडे को जब आप फ्राई करते हैं उसमें प्रोटीन आपको हार्ड फॉर्म में मिलता है। तो बेसिकली वो किस वजह से मिलता है? क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स को आप बेसिकली जो है डीनेचर प्रोटीन्स को आप इस क्लास में बने रखेंगे, लेकिन इनके पेप्टाइड बॉन्ड्स इंटैक्ट रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं टूटते। इसके अंदर आपको मिलती हैं प्रोटियान्स, मेटा प्रोटीन्स, ठीक है, और कोगुलेटेड प्रोटीन्स आ जाएगी। प्रोटियान्स में क्या है? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ वाटर, वेरी डाइल्यूट एसिड्स और एंजाइम। ठीक है, जब आप वाटर, डाइल्यूट एसिड्स और एंजाइम के एक्ट से जो आपको प्रोटीन्स मिलेंगी उनको आप कहेंगे प्रोटियान्स कहेंगे। ठीक है, और ये ग्लोबुलिन्स वगैरह से बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप क्या आएगा? मायोसिन से मायोसान मिलेगी आपको, इलास्टिन से एडिस्टान, ठीक है, और फाइब्रिनोजिन से आपको फाइब्रिन मिल सकती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स है। मेटा प्रोटीन्स की तरफ आ जाएं तो आप फर्दर एक्शन ऑफ एसिड्स एंड अल्कलीज ऑन प्रोटीन्स, ठीक है, आपको मेटा प्रोटीन्स मिल जाएंगे। ये सॉल्युबल होती हैं एसिड्स और अल्कलीज में, लेकिन न्यूट्रल सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होती हैं। ठीक है, कोगुलेटेड प्रोटीन्स में आ जाएं, ये एक्शन ऑफ हीट और अल्कोहल। ठीक है, कोई भी आप प्रोटीन ले उसको आप हीट करें तो वो जो हार्ड मटेरियल या उसके ऊपर अल्कोहल जो है उसको जो है अल्कोहल का एक्ट करवाएं उसके ऊपर, तो बेसिकली वो जो एक आप हार्ड सी फॉर्म में हो जाएंगे तो उनको आप कहेंगे कोगुलेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, इसमें आपके पास आ जाता है कुक्ड मीट आ जाता है, कुक्ड एग, एल्ब्यूमिन आ जाती है, अल्कोहल प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स में आप फर्दर प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स में पेप्टाइड लिंकेजेस इंटैक्ट रहेंगी। सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स में क्या होगा कि फर्दर जो है हाइड्रोलिसिस होगी प्रोटीन की एट देयर पेप्टाइड लिंकेज। तो बेसिकली इनके पेप्टाइड लिंकेज इफेक्ट होंगे। इसमें आपके पास क्या आएंगे? प्रोटियोसिस आ जाएंगे और एल्ब्यूमोसिस आ जाएंगे। ठीक है, ये जो है वाटर में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, इसके जो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब आपने हाइड्रोलाइज किया है तो जो भी इसके प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे, कोगुलेटेड बाय हीट होंगे एंड आर प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय सैचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट। ठीक है, पेप्टोन्स आ जाएंगे, दे आर सॉल्युबल इन वाटर नॉट कोगुलेटेड बाय हीट। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में आपके पास आ जाएंगे एंजाइमेटिक डाइजेशन। तो बेसिकली आपने इसका ओवरव्यू रखना है हर चीज का, ज्यादा डेप्थ में बेशक ना जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी बेसिकली क्लासिफिकेशन किस बेस पे है और कौन कौन सी है। पेप्टाइड्स में आ जाए, इसमें आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आ जाएंगे एज ए पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसमें आपके पास डाइपेप्टाइड आ जाएंगे और ट्राइपेप्टाइड्स है। डाइपेप्टाइड्स में 2 अमीनो एसिड्स, ट्राइपेप्टाइड्स में 3 अमीनो एसिड्स, वाटर सॉल्युबल होंगे और हीट कोगुबल नहीं होंगे। आगे एक फिनोमेना है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन क्या है? इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोटीन की जो शेप होती है, इनिशियल शेप होती है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, प्रोटीन जो है उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है ड्यू टू डिस्ट्रप्शन होगी वीक केमिकल बॉन्ड्स की। ठीक है, दे आर बाय बिकमिंग बायोलॉजिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब प्रोटीन का एक फर्दर स्ट्रक्चर है, जो भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, जब उस स्ट्रक्चर में कोई भी गड़बड़ आएगी, ठीक है, उस प्रोटीन को आप कह सकते हो कि वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव है, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगी। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? बेसिकली डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्रोटीन्स में सेल्स में सीरीज ऑफ चेंजेस आएंगी। सेल क्या होगा? सबसे पहले लूज हो जाएगा। ठीक है, लूज फेल करेगा, लूज होगा और देन टाइट हो जाएगा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मरियम, क्वेश्चन आपका जो भी है वो आप कोशिश करें लास्ट में पूछ लें, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। मैम ये है कि आपने एग की एग्जांपल दी थी ना कि जब उसको फ्राई करते हैं तो वो डी नेचर हो जाती है उसकी प्रोटीन, तो क्या उसकी वैल्यू जो है वो फिर मतलब खत्म हो जाती है उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू? मतलब आप यहाँ पे ये इसमें लिखा हुआ है ना कि वो देखिए इनएक्टिव हो जाती है प्रोटीन। बायोलॉजिकली देखिए मेरी बात सुने, आपको
एग एक मिल इसकी मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली आपके पास मुर्गी एक अंडा देती है, ठीक है। वो अंडा उस एग शेल के अंदर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में बेसिकली उस अंडे का काम क्या है कि उसने फर्दर जो है वो एक लाइफ को जो है वो ओरिजिनेट करना है, उससे चूजा बनेगा, ठीक है। तो हम उसे यूज करते हैं, हम उसे अपने पर्पज के लिए यूज करते हैं। हम अब कच्चा अंडा तो वो खाने से रहे, ठीक है। हम उसे बॉईल करते हैं, हम उसे फ्राई करते हैं और हम उसे यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपने देखा है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स में जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, ठीक है। आपको बेसिकली आपका काम प्रोटीन्स लेना क्यों है कि आपको माइनर एसिड्स चाहिए होते हैं जो प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में उस तरह से कोई इफेक्ट नहीं आता। तो बेसिकली क्या होगा कि जब आप एक अंडा फ्राई कर लोगे तो उसमें से चिकन नहीं बन सकता, जो भी पिज्जा है, ठीक है। आप उसको जो मर्जी कर लो, उसको हीट दे दो, ठीक है। अब देखिए मुर्गी एक अंडे के ऊपर बैठती है, उसको ऑप्टिमल हीट रिक्वायर होती है कि वो आगे से उसके जो है वो चूजा बने। तो बेसिकली एग का फंक्शन तो यही है कि उसने आगे फर्दर लाइफ को जो है वो ओरिजिनेट करता है। लेकिन हम ह्यूमंस एग को यूटिलाइज करते हैं क्योंकि हमने अपनी डाइट में अमीनो एसिड्स लेने होते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको मेरे बात? पॉइंट आपको समझ आ गया इसका? अच्छा, जी मैम आगे। जी मैम, थैंक यू, बेसिकली आगे इसमें थैंक क्या यू। होगा, डिनेचुरेशन में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकेज होगी, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जो भी पेप्टाइड लिंकेजेस के अलावा जो हमारे लिंकेजेस हैं जो कि एक स्ट्रक्चर को प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी होती हैं, वो ब्रेकेज जो है उसकी डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है। ये मेन चीज है। इसी तरह बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आपने मे भी सुना हो अबाउट सिकल सेल एनीमिया। उसमें क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड जो है वो उसमें चेंज होता है, ग्लोबिन जो उसकी चेन होती है, ग्लोबिन चेन, ठीक है। वो एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से उसका फंक्शन खराब हो जाता है। तो एक प्रोटीन का जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, जब तक वो स्ट्रक्चर में नहीं होगी वो अपना प्रॉपर जो है फंक्शन नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो बेसिकली डीनेचुरेशन में जो है वो आपका प्रोटीन का जो है वो फंक्शन जो है वो लॉस हो जाता है, लेकिन उसके पेप्टाइड लिंकेजेस जो है वो इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है। पीछे हमने प्राइमरी जो है यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स। इसमें हमने ये डीनेचुर्ड या कोगुलेटेड प्रोटीन्स को हमने इसी कैटेगरी में रखा था, प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स में, ठीक है। इसमें भी यही मेंशन है कि इसके पेप्टाइड लिंकेजेस जो है वो इंटैक्ट रहते हैं। अच्छा, डीनेचुरेशन में क्या होगा, वेल डिफाइंड फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है उसको आप अंडर सम फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है वो अनफोल्डेड स्टेट में चला जाता है, और वो उसका नॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशन स्टेट होगी, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि वो प्रोटीन अपना ऑप्टिमल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, प्रोटीन डीनेचुरेशन कहते हैं। इसमें क्या होगा, प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो लॉस हो जाएगा। तो क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा प्रोटीन का, लॉस ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी हो सकता है, चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तीन आपको कंडीशंस मिल सकती हैं इसके अंदर। बेसिकली ये क्या है, आपने कोई भी एजेंट है, पीएच, टेम्परेचर, आयनिक स्ट्रेंथ है, उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज कर दें तो नॉर्मल प्रोटीन जो है वो उसकी लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है डीनेचर्ड प्रोटीन की फॉर्म में आपको मिल जाएगी, ठीक है। कौन कौन से एजेंट्स होते हैं प्रोटीन डीनेचुरेशन कॉज करते हैं? मोस्ट कॉमन एग्जांपल हीट है, ठीक है। वायलेंट शेकिंग, अगर आप किसी प्रोटीन को वायलेंट शेक करो, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब आप एक पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं, आप उसको वायल में डालते हैं, ठीक है। आपने क्या चीज का ध्यान रखना होता है कि आपने उस बॉयल को शेक नहीं करना होता। जब आप उस बॉयल को शेक करते हैं तो क्या होता है कि आरबीसी टूट जाते हैं, उसमें से प्रोटीन जो है वो निकल जाती है, और क्या होता है कि आपको प्रॉपर ऑप्टिमल लैब रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो ये एक मतलब माइनर से आप डेली क्लिनिकल लाइफ में से एक एग्जांपल ले सकते हो, एक्सरे, ठीक है। एक्सरे जो है वो प्रोटीन डीनेचुरेशन कॉज करती हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, यूवी रेडिएशन, यूवी रेज जो होती हैं, ठीक है। केमिकल एजेंट्स, इसलिए कहते हैं यूवी रेज जो है वो आपकी स्किन के लिए डैमेजिंग होती हैं, ठीक है। तो इसका रीजन जो ये बात होती है। इसके अलावा केमिकल एजेंट्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास एसिड, अल्कलीज, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जिसमें ईथर, अल्कोहल आ जाएगा, हैवी मेटल्स के साल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, डिटर्जेंट्स, और जो भी अगर आप किसी सोल्यूशन की या पीएच चेंज कर दो तो उसमें भी जो है वो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी,
इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जब एक प्रोटीन डीनेचर होगा तो उसका बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एंजाइम्स को ऑप्टिमल फंक्शन के लिए एक खास पीएच चाहिए होती है, एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, क्या होता है, क्योंकि एंजाइम्स ने जो है वो अपने केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट करने होते हैं। ठीक है, जब उनको वो ऑप्टिमल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो अपना बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं, सबस्ट्रेट जो है वो आके एंजाइम्स के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, वो जो है उनकी जो बाइंडिंग साइट है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे जाकर उन्होंने बाइंड करना होता है। फर्दर आप एंजाइम्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंजाइम्स जो है उन पे कौन कौन से फैक्टर्स एक्ट करते हैं। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स कुछ हम देखते हैं डेली लाइफ में से, इसमें जो मीट है और मीट प्रोडक्ट्स जिसमें बीफ, चिकन, ठीक है, लैम, पोर्क, अल्लाह माफ करे पोर्क हम लोग नहीं खाते। इसके अलावा कैंगरू, ठीक है, हिरन, मतलब ये गोरे वगैरह जो खाते हैं। तो बेसिकली मीट और मीट प्रोडक्ट्स में जो है वो आपके पास आते हैं प्रोटीन। फिश और सी फूड आ जाता है। ठीक है, इसमें आपको प्रोटीन्स मिलेंगी, एग्स में आपको प्रोटीन्स मिलेंगी, डेयरी फूड्स, मिल्क और योगर्ट में आपको प्रोटीन्स मिलेंगी, लेकिन साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा दालों में भी आपको प्रोटीन्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे। नट्स जो कि बादाम हो गए, पिस्ता, काजू, इनमें सब में आपको प्रोटीन्स मिलेंगी और साथ फैट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा सोया और टोफू प्रोडक्ट्स, मुझे नहीं पता टोफू किसे कहते हैं। फूड कंटेनिंग कार्ब्स, ठीक है, इधर जी मिसिंग है। ब्रेड्स, ग्रेन्स, पास्ता, ठीक है, इसमें आपको कार्ब ज्यादा मिलेंगे। नट्स, लेग्यूम्स, नट्स में मिलेंगे आपको, नट्स में साथ आपको क्या मिलेंगी, फैट्स भी मिलेंगे और प्रोटीन्स भी मिलेंगी। इसके अलावा वेजिटेबल्स में आपको कार्ब्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो जमीन के नीचे जो वेजिटेबल्स उगते हैं जैसे कि आलू हो गया, गाजर होगी, मूली होगी, इसमें आपको कार्ब्स मिलेंगे ज्यादा। फ्रूट्स में आ जाए, स्नैक फूड्स में, सॉसेस में। इसके अलावा ये जो जितनी भी आगे हम देखते हैं हेल्दी फैट्स कौन कौन सी है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं। ठीक है, फैट्स को मैंने हेल्दी और थोड़ी सी ना अनहेल्दी या बैड फैट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। इसमें एवोकाडोज आ जाते हैं। ठीक है, आज तक मैंने तो एवोकाडोज नहीं देखे थे, मे भी आप लोगों ने देखा हो। चीज आ जाती है जिसको आप पनीर कहते हैं, डार्क चॉकलेट, ठीक है, ये हेल्दी फैट्स है। ठीक है, डार्क चॉकलेट इज हेल्दी। ठीक है, वो स्वीट और सेमी स्वीट चॉकलेट्स ये चीजें हेल्दी नहीं है। ठीक है, और जो बिल्कुल कड़वी सी होती है, होल एग, ठीक है, अंडों में, फैटी फिश में, ठीक है, नट्स में, ठीक है, चिया सीड्स होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, उसको पानी में डालो वो फूल जाते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ठीक है, जैतून का तेल, ये हेल्दी फैट्स है। ठीक है, उसमें अगर आप में से किसी ने डाइट वगैरह करनी हो तो वो ये चीजें यूज कर सकता है। अनहेल्दी या बैड फैट्स में आपके पास आ जाती हैं जंक फूड्स, ठीक है, डोनट्स, मफिन, केक, पिज्जा, ठीक है, ये सारे इसमें है अनहेल्दी फैट्स होती है। पैकेज स्नैक फूड्स जिसमें आपके पास क्रैकर्स, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, चिप्स और ये जितनी भी होती हैं ये सारी चीजें हैं बैड फैट्स में आते हैं। इसके अलावा मार्जरीन आ जाती है, फ्राइड फूड्स आ जाती हैं जिसमें फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन, चिकन नगेट्स, ग्रेडी फिश। आप फिर अंदाजा कर लेंगे आप छोटे बच्चों को कितने फ्रेंच फ्राइज खिलाते हैं। तो बेसिकली ये एक स्लाइड मैंने लगाई है कि आप क्या चीजें आपको ज्यादा कंज्यूम करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, शुगर और शुगर रिच फूड्स आपको कम लेने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके पास फैट्स एंड ऑयल्स इंक्लूडिंग फैट कंटेनिंग फूड जैसे कुकीज और चिप्स, ठीक है, कभी कभार बहुत दिला तो आप खा सकते हैं। ठीक है, ईट मॉडरेटली, इसमें आपके पास प्रोटीन रिच फूड्स आ जाती हैं जैसे फिश, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन पीस और नट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है, मटर आ जाते हैं, दालें आ जाती हैं और ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, इसमें फिश और मीट आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप सेवरल पोर्शन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको ज्यादा कंज्यूम करने चाहिए। इसके अलावा ब्रेड, सीरियल्स, पास्ता, ठीक है, ये चीजें आप जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं हम डेली ब्रेकफास्ट वगैरह में। तो बेसिकली आज का लेक्चर इधर ही खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन? किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो बेसिकली इसको हमने रट्टा ही लगाना है।
Any question?